अक्सर जब हम किसी विशाल किसी गगनचुंबी इमारत के निर्माण की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही साफ तस्वीर होती है। हाँ, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जहाँ हर चीज अपनी जगह पर तय है। बिल्कुल। यानी आपने स्टील के मजबूत पिलर्स खड़े किए, बेहतरीन क्वालिटी का कंक्रीट डाला, हर मंजिल एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई है। बाहर से देखने पर वो इमारत एकदम शानदार और मतलब अभेद्य नजर आती है। और किसी भी आर्किटेक्ट या इंजीनियर के लिए ये एक बुनियादी उम्मीद होती है ना? हम्म, कि हर ईंट और हर पिलर ठीक उसी जगह मौजूद है जहां उसे होना चाहिए। सही बात है। लेकिन जरा एक ऐसे डरावने दृश्य की कल्पना कीजिए जहां उस पूरी शानदार इमारत के ब्लूप्रिंट में एक बहुत ही छोटी सी एकदम अदृश्य खामी रह गई हो। अदृश्य खामी? हाँ, एक ऐसी जगह, मान लीजिए तीसरी मंजिल का एक कोना, जहां डिजाइन के हिसाब से एक कंक्रीट का एक बहुत ही जरूरी पिलर होना चाहिए था, लेकिन असलियत में वहां सिर्फ खालीपन है, शून्य, ओह, कोई पिलर नहीं? कुछ भी नहीं। और इस खालीपन की सबसे खतरनाक बात यह है कि जब तक उस इमारत का उद्घाटन नहीं होता, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जो किसी भी आम जांच में पकड़ में ही नहीं आता। ये तो वाकई डरावना है। और फिर एक दिन उस इमारत पर ट्रैफिक बढ़ता है। एग्जैक्टली। लोग उस तीसरी मंजिल पर आते हैं, या बाहर से कोई तेज हवा का झोंका आता है, और वो अदृश्य खालीपन जो इतने दिनों से छुप कर बैठा था, अचानक से उस दबाव को झेल नहीं पाता और बूम। पूरी की पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसी भयानक और अदृश्य खालीपन को, जो चलते हुए सिस्टम को अचानक क्रैश कर देता है, उसे हम नल पॉइंट एक्सेप्शन या एनपीई कहते हैं। हाँ, और अगर हम कंप्यूटर साइंस के इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं, तो नल के आविष्कारक मतलब टोनी हॉर ने खुद इसे अपनी बिलियन डॉलर मिस्टेक यानी $1 अरब की गलती कहा था। $1 अरब की गलती? बिल्कुल। उन्होंने 1965 में एक ऐसा रेफरेंस बनाया जो किसी भी चीज को पॉइंट नहीं करता था, यानी नल। और तब से लेकर आज तक अनगिनत सॉफ्टवेयर क्रैशेस, डेटा लॉस और रातों की नींद खराब करने वाले बग्स के पीछे यही नल पॉइंट एक्सेप्शन जिम्मेदार रहा है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। आज की हमारी इस गहरी छानबीन का आधार एक बहुत ही शानदार और टेक्निकल लेख है, जिसका नाम है द आर्किटेक्ट्स गाइड टू कॉटलिन नल सेफ्टी। सही। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कॉटलिन जैसी आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषा इस अरबों डॉलर की गलती यानी एनपीई को लगभग पूरी तरह से खत्म करने का दावा करती है। हम ये डिकोड करेंगे कि ये भाषा कोड को ज्यादा रिलायबल कैसे बनाती है। हाँ, और ये चर्चा उन सभी के लिए जरूरी है जो टेक की दुनिया से जुड़े हैं। अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूं, तो कॉटलिन एक मॉडर्न स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जावा वर्चुअल मशीन यानी जेवीएम पर चलती है। और आजकल एंड्रॉइड डेवलपमेंट में तो ये छाई हुई है। बिल्कुल छाई हुई है। पिछले कुछ सालों में इसकी लोकप्रियता आसमान छू रही है। इसका एक बड़ा कारण इसका कंसाइज सिंटैक्स है। लेकिन जैसा हमारे सोर्स में बताया गया है, कॉटलिन का असली सुपर पावर इसका नल वैल्यूज को हैंडल करने का तरीका है। तो किसी भी सोल्यूशन की गहराई में जाने से पहले बीमारी को समझना जरूरी है। सोर्स के अनुसार नल पॉइंटर एक्सेप्शन कोई आम एरर नहीं है, असली यूजर्स के हाथ में जाता है, यानी रन टाइम पर। तब पता चलता है कि उस यूजर ने तो अपना नाम कभी डाला ही नहीं था, वहां डेटा था ही नहीं, सिर्फ नल था। और वहीं पर ऐप एक गंदे से एरर के साथ क्रैश हो जाता है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि कॉटलिन ने इस समस्या को ऊपर ऊपर से सुलझाने के बजाय इसे सीधे अपनी भाषा के डिजाइन के डीएनए में ही डाल दिया है। डीएनए में मतलब यानी उसके टाइप सिस्टम के अंदर ही गूंथ दिया है। उसने डेवलपर्स को एक ऐसा सिस्टम दिया है जो रन टाइम तक इंतजार ही नहीं करता। अच्छा, और यहीं से शुरुआत होती है कॉटलिन के सबसे कड़े और बुनियादी नियम की। सोर्स में साफ लिखा है कि कॉटलिन में डिफॉल्ट रूप से सभी टाइप्स नॉन नलेबल होते हैं। गैर शून्य। हाँ, मतलब आप किसी भी ऑर्डिनरी वेरिएबल को नल असाइन कर ही नहीं सकते। हाँ। अगर मैंने कोड में लिखा है वार नॉन नलेबल स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो, तो ये ठीक है। लेकिन अगर मैं अगले ही पल उसको नल वैल्यू देने की कोशिश करूं, तो प्रोग्राम रन होना तो दूर की बात है, वो कंपाइल ही नहीं होगा। हाँ, मुझे तुरंत एक लाल रंग का एरर मिल जाएगा। देखिए, कंपाइलर असल में एक गेटकीपर की तरह काम कर रहा है। वो कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलने से पहले ही स्कैन करता है और कहता है, माफ कीजिए, आपने इस वेरिएबल को एक स्ट्रिंग कहा था, नल नहीं। मैं इस कोड को आगे नहीं जाने दूंगी। लेकिन एक सेकंड रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा सा डाउट है। क्या डाउट है?
क्या डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ नॉन नलेबल कर देने से मतलब कोड लिखना बहुत सख्त या रिस्ट्रिक्टिव नहीं हो जाता? मेरा मतलब है, ये तो किसी प्रीमियम नाइट क्लब के बाहर एक बहुत ही खूंखार बाउंसर खड़ा करने जैसा है। खूंखार बाउंसर? हाँ, एक ऐसा बाउंसर जिसके पास एक वीआईपी लिस्ट है और वो किसी भी नल नाम के मेहमान को क्लब के अंदर झांकने तक नहीं देता। वो उन्हें दरवाजे से ही भगा देता है ताकि अंदर कोई हंगामा ना हो। क्या ये डेवलपर्स के लिए कभी-कभी फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होता? हर छोटी बात पर टोकना। ये बाउंसर वाली एनालॉजी बहुत सटीक है, लेकिन हमें इसे दूसरे नजरिए से देखना होगा। जब बाउंसर क्लब के बाहर ही अनवांटेड मेहमानों को रोक देता है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? कि अंदर सब ठीक है। बिल्कुल। क्लब के अंदर का माहौल अब 100% सुरक्षित है। जो लोग अंदर हैं वो बिना किसी डर के पार्टी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में भी ये सख्ती कोई पाबंदी नहीं है। ये डेवलपर्स को एक बहुत बड़ा मेंटल पीस यानी शांति देती है। तो आप कह रही हैं कि ये कोड को रन टाइम से उठाकर कंपाइल टाइम की सुरक्षा में ले आता है? ठीक यही बात है। कंपाइल टाइम पर एरर मिलना रन टाइम पर क्रैश होने से 1000 गुना बेहतर है। सही बात है। कंपाइल टाइम एरर का मतलब है कि डेवलपर को कंप्यूटर स्क्रीन पर कोड लिखते समय ही गलती दिख गई, वो तुरंत ठीक कर लेगा। लेकिन रन टाइम एरर, उसका मतलब है गलती प्रोडक्शन में चली गई और लाखों यूजर्स के फोन पर ऐप क्रैश हो रहा है। वो तो एक नाइटमेयर है। हाँ, कॉटलिन आपको उस पब्लिक शर्मिंदगी और बिजनेस के नुकसान से बचा लेता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है, लेकिन ये हमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ ले जाता है। असली दुनिया में हम हमेशा नल से बच तो नहीं सकते। हाँ, रियल डेटा मेसी होता है। वही ना, मान लीजिए हम किसी यूजर का फॉर्म प्रोसेस कर रहे हैं और उसमें मिडिल नेम का एक फील्ड है। अब हर किसी का मिडिल नेम तो होता नहीं है, तो वो फील्ड खाली आएगा, यानी नल। तो ऐसी स्थिति में बिना रूल तोड़े हम कॉटलिन में इसको कैसे हैंडल करेंगे? सोर्स इसी पॉइंट पर आता है, नलेबल टाइप्स का कॉन्सेप्ट लाता है। कॉटलिन को पता है कि असली दुनिया में डेटा कभी-कभी गायब हो सकता है। इसलिए अगर आपको वाकई किसी सिचुएशन में नल वैल्यू को अलाउ करना है, तो आपको कंपाइलर को साफ-साफ बताना होगा। वो कैसे बताते हैं? आपको टाइप के आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क डॉट लगाना पड़ता है। अच्छा, जैसे थे var nullable string डॉट स्ट्रिंग और फिर इक्वल टू हेलो। एकदम सही। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये एक डेक्लेरेशन है। ये कंपाइलर और बाकी डेवलपर्स को चिल्ला कर बता रहा है कि सावधान, भविष्य में इस वेरिएबल की वैल्यू नल हो सकती है। इसके साथ जरा संभल कर पेश आना। ये तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजुअल इंडिकेटर हो गया। जब आप कोड पढ़ रहे हैं तो वो डॉट आपको तुरंत अलर्ट कर देता है। बिल्कुल। लेकिन ठीक है, मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये वेरिएबल नल हो सकता है। अब अगर मुझे इस वेरिएबल की लंबाई यानी लेंथ जाननी है, तो मैं सीधा nullable string डॉट लेंथ नहीं लिख सकता, है ना? क्योंकि कंपाइलर फिर से डंडा लेके खड़ा हो जाएगा। हाँ, वो आपको रोक देगा क्योंकि आप डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं। तो मैं उस डेटा को एक्सेस कैसे करूं? यही पर कॉटलिन डेवलपर्स को कुछ बेहतरीन टूल्स देता है। सोर्स में सेफ कॉल ऑपरेटर का जिक्र है। इसका सिंटैक्स है क्वेश्चन मार्क और उसके तुरंत बाद एक डॉट। तो मैं लिखूंगा nullable string डॉट लेंथ। लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? ये अंदर कैसे काम करता है? ये ऑपरेटर आपके कोड के लिए एक शॉक अब्सॉर्बर की तरह काम करता है। जब आप डॉट लगाते हैं तो कॉटलिन रन टाइम पर सबसे पहले ये चेक करता है कि क्या वो वेरिएबल नल है। ओके। अगर उसमें कोई वैल्यू है जैसे हेलो, तो वो उसकी लेंथ 5 रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर वो नल निकला तो वो पुराने जावा वाले तरीके की तरह कोई एनपीई नहीं फेंकेगा, वो पूरी प्रोसेस को वहीं रोक देगा और बहुत शांति से नल रिटर्न कर देगा। मतलब कोई सिस्टम क्रैश नहीं, कोई पैनिक नहीं। अगर डेटा नहीं है तो बात वहीं पर आराम से खत्म हो गई। ये एक बहुत ही सुंदर डिजाइन है और पता है, आप कई सारे सेफ कॉल्स को एक साथ जोड़ भी सकते हैं, जिसे चेनिंग कहते हैं। चेनिंग? जैसे एक के बाद एक? हाँ, मान लीजिए आपको एक यूजर के डिपार्टमेंट के मैनेजर का नाम चाहिए। आप लिख सकते हैं user.department.manager.name। अगर इस पूरी चेन में कोई भी एक चीज नल हुई तो पूरा एक्सप्रेशन बिना किसी एरर के बस नल रिटर्न कर देगा। अरे वाह! लेकिन एक सेकंड रुकिए। सेफ कॉल ने मुझे क्रैश होने से तो बचा लिया और हाथ में एक नल थमा दिया। पर क्या हुआ अगर मुझे ऐप की स्क्रीन पर नल नहीं दिखाना है? आपको कुछ और दिखाना होगा। हाँ, मतलब क्या हुआ अगर मुझे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए? जैसे अगर यूजर का नाम नल है तो स्क्रीन पर ब्लैंक ना आए बल्कि गेस्ट लिखा आ जाए। इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए सोर्स एक बहुत ही मजेदार टूल बताता है, एल्विस ऑपरेटर।
इसका सिंटैक्स है डॉट, एक क्वेश्चन मार्क और एक कोलन। हाँ, और मुझे सोर्स में सबसे फनी बात यही लगी कि इसे एल्विस ऑपरेटर क्यों कहते हैं। है ना मजेदार? अगर आप इस सिंटैक्स को ध्यान से देखें या अपने सिर को 90 डिग्री घुमाकर स्क्रीन की तरफ देखें, तो वो क्वेश्चन मार्क का ऊपरी हिस्सा रॉक एंड रोल लेजेंड एल्विस प्रेस्ली के मशहूर हेयर स्टाइल जैसा दिखता है, और नीचे के 2 बिंदु उनकी आंखों जैसे लगते हैं। मतलब प्रोग्रामर्स का सेंस ऑफ ह्यूमर वाकई कमाल का होता है। ये कोडिंग की दुनिया के उन छोटे-छोटे मजाकिया सीक्रेट्स में से एक है, लेकिन इसका काम इसके नाम से कहीं ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं इसे भी एक एनालॉजी से समझाना चाहूं, तो एल्विस ऑपरेटर किसी बिल्डिंग के पावर बैकअप जनरेटर की तरह काम करता है। वो कैसे? मान लीजिए आपने लिखा nullable string dot length dot 0। इसका मतलब है कि आप पहले मेन पावर यानी अपनी असली वैल्यू पर निर्भर हैं। जब तक मेन पावर आ रही है सब ठीक है। हाँ। लेकिन जैसे ही मैं पावर कट होती है, यानी आपका एक्सप्रेशन नल रिटर्न करता है, तो बिना किसी रुकावट के आपका बैकअप जनरेटर तुरंत चालू हो जाता है और आपको डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे देता है। और इस बैकअप जनरेटर की सबसे खास बात यह है कि इसे लगाने के लिए आपको कोड में लंबा चौड़ा इफ एल्स का वायरिंग नहीं करना पड़ता। पुराने तरीकों में इसी छोटे से काम के लिए डेवलपर्स को पिरामिड ऑफ डूम बनाना पड़ता था। पिरामिड ऑफ डूम? हाँ, मतलब अगर यूजर नल नहीं है तो अंदर जाओ, अगर डिपार्टमेंट नल नहीं है तो और अंदर जाओ। कोड पढ़ना एक बुरा सपना बन जाता था। कॉटलिन में एल्विस ऑपरेटर के साथ ये सब एक ही साफ सुथरी लाइन में सिमट जाता है। ये कोड की रीडेबिलिटी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। ये तो बात हो गई किसी सिंगल प्रॉपर्टी को एक्सेस करने या डिफॉल्ट वैल्यू देने की। लेकिन सोर्स में कुछ और एडवांस्ड हैंडलिंग के तरीकों का भी जिक्र है। बिल्कुल है। अगर हम सेफ कॉल का इस्तेमाल करें तो हर लाइन में डॉट लगाना पड़ेगा, जो बहुत अजीब और मैसी लगेगा। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। ऐसी सिचुएशंस के लिए जहां आपको नल ना होने पर ऑपरेशंस की एक पूरी सीरीज चलानी हो, कॉटलिन ने स्कोप फंक्शंस दिए हैं और इनमें से सबसे फेमस है लेट फंक्शन। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेट फंक्शन के काम करने का तरीका आखिर है क्या? देखिए, लेट फंक्शन कोड के एक हिस्से के चारों तरफ एक सेफ स्कोप यानी एक सुरक्षित घेरा बना देता है। जब आप लिखते हैं nullable string dot let और उसके आगे कर्ली ब्रेसेस, तो आप बेसिकली कंपाइलर से कह रहे हैं इस ब्लॉक के अंदर के कोड को केवल और केवल तभी रन करना जब ये वेरिएबल नल ना हो। मतलब ये एक सुरक्षित बलबुले यानी सेफ बबल की तरह है। एकदम सही। और इस बलबुले के अंदर वो वेरिएबल टेम्पररी नॉन नलेबल बन जाता है। आपको उस ब्लॉक के अंदर बार बार डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। आप उस डेटा के साथ ऐसे काम कर सकते हैं जैसे वो हमेशा से मौजूद था। ये कोड को बहुत ही क्लीन और लॉजिकल बनाता है। और इस बलबुले के आइडिया से ही मुझे सोर्स के अगले और शायद सबसे ज्यादा जादुई लगने वाले फीचर की याद आ गई, स्मार्ट कास्ट्स। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा जैसे कॉटलिन ना कंपाइलर कोई साधारण प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक एआई है जो मेरे कोड को समझ रहा है। स्मार्ट कास्ट वाकई कॉटलिन के कंपाइलर की इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये उस प्रिंसिपल पर काम करता है कि अगर आपने एक बार किसी चीज की जांच कर ली है तो आपको उसे बार बार साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसके लिए एनालॉजी दूं तो स्मार्ट कास्ट्स एक बहुत ही हाईटेक और स्मार्ट ऑफिस बिल्डिंग की तरह है। मान लीजिए आप उस बिल्डिंग में जाते हैं और मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को अपना आईडी कार्ड दिखा देते हैं। हाँ, ये हो गया आपका पहला नल चेक। एग्जैक्टली। आपने साबित कर दिया कि आप एक वैलिड एम्प्लॉय हैं। अब एक पुरानी या ऑर्डिनरी बिल्डिंग में क्या होता, आपको हर मंजिल, हर लिफ्ट और हर मीटिंग रूम के बाहर बार बार अपना आईडी कार्ड स्वाइप करना पड़ता, जो कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। आपने एक बार इफ st.equal-null लिखकर चेक कर लिया, फिर भी जब आप उस इफ ब्लॉक के अंदर जाते हैं तो कंपाइलर भूल जाता है कि उसने अभी क्या चेक किया था। हाँ, और आपको फिर से टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन कॉटलिन की इस स्मार्ट बिल्डिंग में एक बार जब आप मेन गेट पर चेक इन कर लेते हैं तो बिल्डिंग का सेंट्रल सिस्टम यानी कंपाइलर आपको पहचान लेता है। अब आप अंदर जहां भी जाते हैं सेंसर्स आपको पहचान लेते हैं और दरवाजे आपके लिए अपने आप खुल जाते हैं। कंपाइलर को याद रहता है कि अरे हाँ, लाइन नंबर 10 पर हमने चेक कर लिया था कि ये वेरिएबल नल नहीं है, इसलिए लाइन नंबर 11 से वो उसे अपने आप नॉन नलेबल मान लेता है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक मॉडर्न लैंग्वेज डेवलपर के कॉग्निटिव लोड को कम कर सकती है। कंपाइलर सिर्फ एक ट्रांसलेटर नहीं बचा है जो आपके कोड को मशीन कोड में बदल रहा है, वो आपका एक पेयर प्रोग्रामर बन गया है। सही कहा।
वो कोड के कंट्रोल फ्लो को समझ रहा है। इससे न सिर्फ बॉयलर प्लेट कोड कम होता है, बल्कि डेवलपर का इंटेंशन भी कोड में पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। अब तक की हमारी चर्चा से तो ऐसा लग रहा है कि कॉटलिन ने चारों तरफ से एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया है। ये हमें हर उस गड्ढे में गिरने से बचा रहा है जहां जावा हमें गिरा देती थी। लेकिन क्या? सोर्स एक खतरे के क्षेत्र, मतलब एक डेंजर जोन की तरफ भी इशारा करता है, जो मुझे थोड़ा हैरान करता है। अच्छा, आप नट नल असर्शन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, जिसे डबल एक्सक्लेमेशन मार्क यानी डॉट डॉट से दर्शाया जाता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर कॉटलिन के निर्माण का पूरा मकसद ही कोड को सुरक्षित बनाना और एनपीई को जड़ से खत्म करना है, तो उन्होंने ये डॉट डॉट ऑपरेटर देकर डेवलपर्स के हाथ में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन क्यों थमा दिया? सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन? हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आपने दुनिया की सबसे सुरक्षित कार डिजाइन की, उसमें बेहतरीन एयरबैग्स लगाए और फिर डैशबोर्ड पर एक बड़ा सा लाल बटन लगा दिया जिस पर लिखा है इसे दबाने से सारे ब्रेक फेल हो जाएंगे। ऐसा फीचर भाषा में क्यों मौजूद है? ये सवाल बहुत नेचुरल है और हर नया कॉटलिन डेवलपर शुरू में यही सोचता है। लेकिन इसका जवाब कॉटलिन के प्रैक्टिकलिटी और उसके इतिहास में छिपा हुआ है। देखिए, कॉटलिन शून्य में नहीं बनी है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये पुराने जावा कोड के साथ पूरी तरह से काम कर सके, यानी इंटरऑपरेबल हो। आज भी कई बार आप कॉटलिन से किसी पुरानी जावा लाइब्रेरी को कॉल करते हैं। और क्योंकि जावा में नल सेफ्टी का वो कड़ा नियम नहीं है, तो कॉटलिन के कंपाइलर को पता ही नहीं होता कि वहां से जो डेटा आ रहा है वो नल है या नहीं। बिल्कुल, ऐसे केसेस में कंपाइलर हर चीज को सस्पिशियस मानता है, लेकिन एक डेवलपर के रूप में शायद आपको पता हो कि वो स्पेसिफिक डेटाबेस फील्ड कभी खाली हो ही नहीं सकता। आपके पास कंपाइलर से ज्यादा डोमेन नॉलेज है। अच्छा, तो आप डॉट लगाकर कंपाइलर से कहते हैं, चुपचाप पीछे हटो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं गारंटी देती हूँ कि यहाँ वैल्यू मौजूद है। मतलब ये एक तरह का मैनुअल बाईपास है? हाँ, लेकिन ये ऑपरेटर एक बहुत ही सख्त वार्निंग के साथ आता है। जब आप डॉट का इस्तेमाल करते हैं तो आप कॉटलिन की उस स्मार्ट बिल्डिंग के सारे सिक्योरिटी सेंसर्स को बंद कर रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहे हैं। और अगर आपका अनुमान गलत निकला तो क्या होगा? अगर वो वैल्यू किसी भी कारण से नल हो गई तो वही पुराना खूंखार नर पॉइंट एक्सेप्शन हमारी स्क्रीन पर वापस आ जाएगा। 100%। इसीलिए सोर्स कॉमन पिटफॉल्स यानी आम गलतियों के तहत सबसे पहली वार्निंग इसी के बारे में देता है। डॉट का अंधाधुंध इस्तेमाल कॉटलिन की नल सेफ्टी के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बर्बाद कर देता है। सोर्स साफ सलाह देता है कि इसका यूज सिर्फ तभी किया जाना चाहिए जब कोई और रास्ता ना बचे, और तब भी बहुत ही स्पेरिंगली। इसके अलावा सोर्स कुछ और कॉमन गलतियों की बात करता है जो डेवलपर्स अक्सर करते हैं, जैसे नलेबल टाइप्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। अगर किसी वेरिएबल के आगे डॉट लगा है तो इसका मतलब है कि वो एक दिन नल होगा ही। आप ये नहीं सोच सकते कि अरे अभी तक तो डेटा आ रहा है तो हमेशा आएगा। सही बात है। और एक और इम्पॉर्टेंट वार्निंग है, बहुत लंबी या कॉम्प्लेक्स सेफ कॉल चेन्स बनाना। जब आप एक ही लाइन में 5 या 6 डॉट लगा देते हैं, जैसे a.b.c.d.e, तो कोड तो क्रैश नहीं होगा, लेकिन अगर आखिर में नल इंटर्न होता है तो पता ही नहीं चलेगा गलती कहाँ हुई। एग्जैक्टली आपको ये ढूंढने में दिमाग खराब हो जाएगा कि आखिर चेन के किस हिस्से में डेटा गायब था। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि इस तरह की लंबी चेन्स को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दिया जाए ताकि कोड को डिबग करना आसान रहे। तो अगर हम इस पूरी गहरी छानबीन के निष्कर्ष पर आएं, तो ये बिल्कुल साफ है कि कॉटलिन की नल सेफ्टी सिर्फ एक नया सिंटैक्स या कोई छोटा मोटा फीचर नहीं है। ये सॉफ्टवेयर डिजाइन की दुनिया में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। ये इंश्योर करता है कि आपकी जो गलतियां पहले यूजर के फोन पर ऐप को क्रैश करती थीं, वो अब कोड लिखते समय ही पकड़ी जाएं। और इससे जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो है सिस्टम की रिलायबिलिटी। जब आपके कोड बेस में एनपी की प्रोबेबिलिटी लगभग 0 हो जाती है तो आपके एप्लीकेशंस अपने आप ज्यादा रोबस्ट हो जाते हैं। साथ ही कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि हर वेरिएबल का इंटेंशन कोड में ही साफ लिखा होता है। अगर हमें इसे डेवलपर की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब उन्हें प्रोडक्शन में आए किसी रहस्यमय क्रैश को डीबग करने के लिए आधी रात को उठना ही पड़ेगा। नींद पूरी मिलेगी उन्हें। हाँ, उन्हें बग्स ढूंढने में कम समय बिताना पड़ेगा और उस बचे हुए समय और एनर्जी का यूज वो नए शानदार फीचर्स बनाने में कर सकते हैं। ये ना सिर्फ कोड को बल्कि डेवलपर्स की जिंदगी को भी बेहतर बना रहा है। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है,
जब हम कॉटलिन के स्मार्ट कास्ट्स और इस लेवल की इंटेलिजेंस वाले कंपाइलर्स को देखते हैं तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फ्यूचर के बारे में क्या सोच सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे। ते कंपाइलर्स अब इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो नलेबिलिटी को ट्रैक कर सकते हैं, स्कोप्स को समझ सकते हैं और आपके पिछले इफ चेक्स को याद रख सकते हैं। तो क्या हम उस फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कंपाइलर सिर्फ सिंटैक्स या टाइप एरर्स तक सीमित नहीं रहेगा? मतलब वो और भी आगे जाएगा। हाँ, क्या आने वाले समय में कंपाइलर हमारे लॉजिकल और बिजनेस फ्लॉज को भी कोड रन होने से पहले ही पकड़ लेगा? क्या डीबगिंग की ये पूरी प्रोसेस जिसमें हम घंटों स्क्रीन घूरते हैं बस हिस्ट्री बनकर रह जाएगी? ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमारे सोचने के तरीके को चैलेंज करता है। शायद फ्यूचर के प्रोग्रामिंग में कंपाइलर सिर्फ एक टूल या गेटकीपर नहीं रहेगा, बल्कि वो एक आर्किटेक्ट पार्टनर बन जाएगा जो हमारे ब्लूप्रिंट की हर छोटी बड़ी खामी को पहले ही भांप लेगा। बिल्कुल। और तब तक के लिए उस अदृश्य खालीपन और अरबों डॉलर की गलती से बचने के लिए हमें अपने कोड के ब्लूप्रिंट में सही जगह पर डॉट लगाना याद रखना होगा। और अपने बाउंसर यानी कंपाइलर की बात सुननी होगी। एकदम। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। अगले डीप डाइव में मिलते हैं एक और नए विषय के साथ।